नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब आनंद में होंगे। इन्फ्लेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। कल हमने इन्फ्लेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले ली थी और देखिए कल हमने देख लिया था एक तो इन्फ्लेशन में की परिभाषा देखी थी हमने और कुछ छोटे छोटे से उसके टिडबिट्स थे उनको भी समझे थे कि क्यों इम्पोर्टेंट उसमें से फैक्टर्स निकल के आते हैं, वह हमने देखा था। मुद्रास्फीति के कारण देखे थे कि 1970 से पहले क्या कारण रहे थे मुद्रास्फीति के लिए और 1970 के बाद क्या चेंजेस आए मुद्रास्फीति में, यह भी हमने देख लिया था। और मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रावादी विचारधारा, इसको समझा था। और जो हमने समझा कि भैया मुद्रास्फीति के कारण क्या है, उसके कुछ उपायों के बारे में भी हमने फिर डिस्कशन कर लिया था। चलिए आज एक बार ये देख लेते हैं भैया ये मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या हैं। देखो जितने भी कई इकोनॉमिक्स आते गए उन्होंने अपने हिसाब से भी नई नई डेफिनेशन या नए नए प्रकार देते गए मुद्रास्फीति के। डेफिनेशन इन द सेंस प्रकार की डेफिनेशन, समझ गए। अब देखो ब्रॉडली जो आपको देखने को मिलता है थ्योरेटिकली मुद्रास्फीति, उसमें आपको करीबन 10-12 प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। तो मैंने इसमें क्या प्रयास किया है कि पर्टिकुलर किस सेगमेंट के लिए कौन सा प्रकार मुद्रास्फीति का बताया था उसको उससे रिलेटेड करके पढ़ेंगे। जैसे अवधारणा के आधार पर हमने मुद्रास्फीति देख ली, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल और ये सप्लाई चेन वाली, ठीक है, ये तीनों हमने समझ ली थी। दूसरी हम देखेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार से मेरा क्या तात्पर्य है, प्रतिशत, कि भाई 1% है, 2% है, कितनी मैग्नीट्यूड पे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है। तीसरा सरकारी नीतियों द्वारा विकसित अवधारणा, सरकार ने भी भैया इन्फ्लेशन के लिए कुछ अवधारणा विकसित करी, उनके अनुसार क्या प्रकार आते हैं। एक बॉटलनेक आता है, एक कोर इन्फ्लेशन आता है। अच्छा, चौथी हम देखेंगे इसमें अर्थव्यवस्था के विशेष चरणों में होने वाली मुद्रास्फीति, उनके कारणों के आधार पर प्रकार। देखो क्या होता है कि एक तो होती है कई बार अर्थव्यवस्था बहुत फ्लरिश कर रही होती है या कहीं पर विकसित अर्थव्यवस्था होती है, तो दोनों की जो इन्फ्लेशन आएगी ना उसमें दोस्तों डिफरेंस होगा, उसको भी समझेंगे। जिसमें एक का नाम है स्टैगफ्लेशन, एक का नाम है रीफ्लेशन। हिंदी में हम बोलेंगे स्थगनजन्य और इसको बोलेंगे प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। एक एक को अच्छे से समझेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अवधारणा के आधार पर डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और सप्लाई के बारे में कल हमने देख लिया था। मांग, आपूर्ति और लागत जनित मुद्रास्फीति के बारे में हमने कल जो देखा था कि क्या होती है, वही इसके प्रकार भी आते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे अल्प मुद्रास्फीति में, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, हाइपो इन्फ्लेशन। अल्प का इन्होंने अर्थ बताया है हाइपो। अच्छा, हाइपर क्या होता है, हाइपो होता है अति, और इसका उल्टा हम क्या मान के चल रहे हैं, अल्प। अल्प मतलब कम, हाइपो। अब हाइपो शब्द कहीं पर भी आ जाए तो क्या मान के चलोगे, ये अल्प की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अल्प की बात कर रहा है। अब इसमें 2-3 की फैक्टर्स हैं, उनको पकड़ के चलना। पहली बात, ये जो अल्प मुद्रास्फीति है ना, ये साधारणतः एक अंकीय होती है। एक अंकीय से मेरा क्या तात्पर्य है, ये 0 से लेके आपको सामान्यतः 9%, इसको क्या बोलूँगा मैं, एक अंकीय मुद्रास्फीति बोलूँगा। ध्यान रखना, अब 0 से 9% में भी कौन सा वाला हिस्सा हम माने कि भैया अल्प मुद्रास्फीति में आता है। देखो यदि 0 से 3% की दर से आपके यहाँ पे मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैसी मुद्रास्फीति है ये, आप बोलोगे साहब अभी हमारे बाजार में हाइपो इन्फ्लेशन चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में अल्प मुद्रास्फीति चल रही है। स्पष्ट। अच्छा, इसको एक नाम और बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सरकती मुद्रास्फीति। आराम आराम से सरक के कोई गाड़ी चल रही है तो उसको बोलते हैं ना भैया क्रीप कर रही है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। अब वो क्या है कि जो हमारी प्रमाणिक इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं या अर्थव्यवस्था में टर्मिनोलॉजी सरकारी दस्तावेजों में हम काम में लेते हैं, मैं क्रीपिंग फ्रीपिंग कोई काम में नहीं लेते, समझ गए ना। ये अब हमने जैसे जैसे सिनेरियो बनता गया वैसे वैसे इन्फ्लेशन के रूप बताते गए। मूल रूप से जो हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं प्रकार में, वो लागत जन्य मतलब कि कॉस्ट, और आपका सप्लाई, और तीसरा हो गया आपका भैया डिमांड पुल। ये 3 हमें देखने को मिलती है। अब फिर भी कहीं भैया एग्जाम में आ जाए तो आप सबको ये छोटे छोटे जो नए नामकरण हुए इन्फ्लेशन का, इनका भी ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, ये सरकती मुद्रास्फीति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, विकसित देशों की मुद्रास्फीति। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छे से पकड़ के चलना। विकसित देशों में आपको हमेशा इन्फ्लेशन रेट कम मिलेगी। कारण उसके पीछे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, घर में धन धान्य की पूर्ति हो जाती है, उनके गाड़ी घोड़े सब है, मकान दुकान सब है, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी किसमें, हाँ। और सरकार ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्फ्यूज़ पैसा इतना डाल रखा होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था एक तरीके से स्टेबल हो जाती है। हाँ, लेकिन आपको विकसित देशों की कंपनियां बहुत स्ट्रांग मिलेंगी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो
इस समय जब विकसित देश बना तो उनके पास टेक्नोलॉजी और पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और उसका यूज़ वो अपना व्यवसाय बढ़ाने में करते हैं। और व्यवसाय बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया देश कौन है? विकासशील देश हैं। अब आप किसी भी डेवलपमेंट कंट्री में चल जाइए, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको वहाँ पर सारी अधिकतर कंपनियाँ विदेशी मिलेंगी और सामान्यतः कौन सी देश की कंपनियाँ मिलेंगी? विकसित देशों की कंपनियाँ मिलेगी। कारण उसके पीछे क्या है? उन्होंने जो टेक्नोलॉजी गेन करी है और उन्होंने जो पैसा गेन किया है, उस इन दोनों तत्वों के बल पर किसी भी विकासशील देश या अल्प विकसित देश पे अपना आराम से ढांचागत व्यवस्था क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ के बाज़ार पे राज भी करते हैं। आप अपने भारत की व्यवस्था देखते ही हैं। देखो, इससे मैं एक छोटी सी आपको बात ध्यान में आ गई। आज सुबह मेरे जीवन का एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ। मैंने शायद कल की क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि साहब हमारे बच्चे को एक वो चाहिए था, कंसोल, चाइनीज़ कंसोल आता है जो वो पहले हमारे मेले पे 10-10 20-20 रुपये का मिला करता था। वो कंसोल साहब फिर कल इनकी रात को शाम को दादाजी लिया है। बच्चा बोल रहा था ले आओ। तो शाम को मैंने कहा, यार तो भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट लिया है, ये तो हमारे देश के जवानों को इसी पैसे से मारते हैं। ये रात को बात हो गई थी, उसको भान तो था। लेकिन अगले दिन सवेरे, अभी सुबह जब मैं बाहर कहीं किसी से मिलने गया था, वापस घर आया तो मेरे से बोलता है कि पापा जी डांटोगे तो नहीं? मैंने नहीं डांटूंगा, बता क्या बात हुई। और बोला बाहर आओ मेरे साथ एक बार। बाहर आया तो मुझे बोलता है वो कचरे के डब्बे में कुछ सामान रखा है, देख लो। और मुझे ये बोल के अंदर भाग गया। अब वो मैंने कचरे के डब्बे में देखा तो जो खिलौना ला के दिया था, जो 6 महीने से चिल्ला रहा था कि मुझे खिलौना चाहिए, वो खिलौना उसने उस डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने गजब हो गई। फिर अंदर जाके उसको लाड़वा यार पूरा ही किया, मैंने ज़बरदस्त काम किया, तूने अपना खिलौना त्याग दिया। तो देखो कितनी अच्छी बात हुई है। तो विकासशील देशों में देखो ये जो बातें ना, छोटी छोटी बातें, ये आपका जीवन टर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और पर्सनली मेरे लिए तो बड़ा सुखद अनुभव था। अच्छा, आप वो पूछेंगे साहब बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चा मात्र 5.5 साल का है, 5-6 साल का ही है। अब वातावरण जो आसपास का ऐसा रहता है ना, इसलिए उसको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी कि चाइनीज़ सामान नहीं लेना। मैं आपको वो डस्टबिन की पिक्चर शेयर करूंगा तो आपको भी बड़ी सुखद अनुभूति होगी। चलिए, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? हाइपो इन्फ्लेशन, विकसित देशों की मुद्रास्फीति, मतलब विकसित देशों में ये देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अल्प मुद्रास्फीति। एक अंकीय होती है और एक अंक में हम ये मान के चलते हैं जिस देश में 0 से 3% की दर में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, सरकती हुई इन्फ्लेशन। समझ गए? दूसरा, अब इसी में आप देख लीजिए अति, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन। अब जो मैंने आपसे एक अंकीय बोली थी हाइपर इन्फ्लेशन में, यह जो प्रकार है ये कितने डिजिट का हो गया? डबल डिजिट का हो गया, 1s और 10s। मतलब कि 10 से ऊपर की जितनी भी मुद्रास्फीति होगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाएगी। यहाँ तक स्पष्ट है? ठीक है। अच्छा, अब 2-3 बातें ये समझ लो। शब्द होता है परास, जिसको हम बोलते हैं रेंज। देखो, मैंने आपसे जो चर्चा करी ना कि डबल डिजिट, आप मुझसे पूछना चाहिए या आपके मन में विचार आना चाहिए, सर ये प्रतिशत आप जो निकाल रहे हो कैसे निकाल रहे हो, किसका आप प्रतिशत लेके चल रहे हो? देखो, मुद्रास्फीति बेसिकली क्या होती है, जब हम मुद्रास्फीति कैसे कैलकुलेट करते हैं वहाँ समझेंगे, लेकिन एक बार परास समझ लो। जैसे कि 1 जनवरी है आज, क्या 1 जनवरी है, और मुझे अगले माह तक का देखना है या 1 माह का देखना है। अगला माह कब आएगा? 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को अगला माह चालू होगा। तो ये जो परास होती है मुद्रास्फीति देखने की, वह 1 जनवरी से 1 फरवरी की मानी जाएगी। एक्चुअली जो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैलकुलेट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये मैं आगे समझाऊंगा ना, अभी केवल इतना समझ लो परास क्या होती है। परास होती है ये जो 2 अवधि है ना, 1 जनवरी से 1 फरवरी, इस अवधि को मैं क्या बोलता हूँ? परास बोलता हूँ। और इसमें मैं आपको कितने समय की मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करूँगा? इस 1 माह की चर्चा करूँगा। समझ गए? अच्छा, अब इसमें क्या देखूँगा मैं? प्रतिशत में आपको मैं कैसे व्यक्त करूँगा, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मैंने माह की बात करी है ना, मैं इसको कर लेता हूँ पहला माह, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह और ये छठा महीना। ठीक है। पहले महीने में मैंने आपसे बोला सपोज़ करो 2.5% है, ये 2.3% है,
ये 2.6% है, 2.4, 2.7 और 2.9%। ये भैया पहले की जो छमाही थी, हमने पहले की जो छमाही ली या प्रति माह की मुद्रास्फीति की दर क्या थी, ये थी। अब कौन सा महीना आ गया आपका, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12। देखो इसमें जो मैंने आपसे इन्फ्लेशन ली है ये पूरी 6 माह की लिए, क्या लिए, इसको आप 6 माह की ले लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा छमाही। और अब मैंने क्या किया, 1 से लेकर 6 माह मतलब छठे महीने तक, और 7वें से 12 महीने की मैं इन्फ्लेशन रेट बताता हूँ। अब 7वें महीने में क्या रहा, अब ये देख लो, 2.4%, 3.8% ले लेते हैं, और 9वां महीने की ले लेते हैं अपन 2.4 और 2.6% है, तो इसको अपन ले लेते हैं 2.4 है ना, इसको ले लेते हैं 4.3 और इसको ले लेते हैं 5.8, 10.4। अब परास से मेरा क्या तात्पर्य होगा, यदि हम जो छमाही, हमारे यहाँ पर जो छमाही देखते हैं मुद्रास्फीति, तो ये जो पहला महीना है और ये छठा महीना है, ये पहले महीने से छठे महीने। अब इसमें रेंज क्या होगी, देखो रेंज होगी इसमें 2.3% से लेके, इसमें अधिकतम कौन सी है, 2.9%। तो मैं क्या बताऊंगा कि ये जो परास है, मुद्रास्फीति की परास प्रथम माह में, प्रथम छमाही में कितनी रही, 2.3% से लेके 2.9% इसकी क्या रही मेरे प्यारे दोस्तों, परास रही। अच्छा, दूसरी छमाही की यदि मैं बात करता हूँ तो कितनी परास रही, दूसरी छमाही की आपकी परास रही 2.4% से लेके 10.4%, 10.4%। मतलब कि पहली छमाही की तो इन्फ्लेशन रेट की परास क्या थी आपकी, 2.3 से लेके 2.9%। दूसरी छमाही का आपका परास था 2.4% से लेके 10.4%। तो आप पहली छमाही की मुद्रास्फीति क्या बताएंगे साहब, पहली छमाही में तो हमारे यहाँ पर कैसी मुद्रास्फीति रही, अल्प मुद्रास्फीति रही। अच्छा, दूसरी छमाही में आपकी मुद्रास्फीति कैसी रही, आपकी दूसरी छमाही में अति मुद्रास्फीति रही, क्योंकि जो आपकी परास थी वो कौन सी पहुंच गई, डबल डिजिट तक पहुंच गई। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, डबल डिजिट तक आपकी मुद्रास्फीति पहुंच गई। स्पष्ट है यहाँ तक। अच्छा, इन दो इंसिडेंट से आप क्या बता सकते हो, इससे आप एक बात बता सकते हो कि साहब जो अल्प मुद्रास्फीति थी और जो अति मुद्रास्फीति थी, तो हमने देखा कि अति मुद्रास्फीति की तुलना में अल्प मुद्रास्फीति का जो परास थी, जो रेंज थी, वह क्या थी, कम थी। मैं क्यों आपको ये थोड़े अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके स्टेटमेंट में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप उलझो नहीं, आप फील कर सको कि ये किस रेंज की बात कर रहा है, समझ गए। और आपने क्या देखा कि अल्प मुद्रास्फीति साधारणतः 1 अंकीय होती है और ये जो अति मुद्रास्फीति साधारणतः द्विअंकीय होती है, समझ गए। अच्छा, अब चक्कर में मत पड़ जाना, अल्प मुद्रास्फीति और अति मुद्रास्फीति में परास आ जाए, अब अखबार में कहीं पे भी रेंज मुद्रास्फीति के कहीं शब्द आ जाए तो समझ जाना ये परास रेंज बात कर रहे हैं कि अगर छमाही की बताइए तो पहले महीने से लेके छठे महीने तक के बीच में जो मुद्रास्फीति की दर न्यूनतम और अधिकतम रही है, मतलब कि न्यूनतम से लेके अधिकतम पहुंचने में क्या रेंज रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, परास कहलाएगी। इसी प्रकार से अगले छमाही में हमने देखा 7वें महीने से लेके 12वें महीने के बीच में न्यूनतम मुद्रास्फीति कब रही है और अधिकतम मुद्रास्फीति दर कब रही है। तो हमने क्या बोला कि भैया दूसरी छमाही में जो मुद्रास्फीति रही है वो तो अति मुद्रास्फीति रही है, क्योंकि न्यूनतम से देखो 2.4 से कहाँ पहुँच रही है, ये 10.4 तक पहुँच रही है, 10.4 तक, मतलब कि 2 अंकों तक पहुँच रही है, द्विअंकीय। और प्रथम छमाही में 1 अंकीय रही है और स्टेबल और रही है, समझ गए। दोनों आपने इन्फ्लुएंस समझ लिए। इसलिए देखो, और उदाहरण देख लो आप, विश्व में 2-3 उदाहरण हैं जो बड़े फेमस हैं। देखो दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उस प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव स्वरूप जर्मनी में जो मुद्रास्फीति दर थी वो कितनी हो गई थी, कितनी हो गई ये अंदाज़ा लगाओ, 23,000%। कितनी हो गई थी, 23,000% हो गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। और ये भी कैसी थी, वार्षिक थी। और इसी के पश्चात जब वो नाजी शासन था वो ध्वस्त हो गया था। अच्छा, अगला एक उदाहरण आपको 1993 में, ये वर्तमान के उदाहरण देख लो, यूगोस्लाविया 1993, जिम्बाब्वे 2000, वेनेजुएला 2010। यहाँ भी क्या स्थिति रही थी, देखो यूगोस्लाविया में भी आपके द्विअंकी थी, 20% के आसपास पहुँच गई थी। जिम्बाब्वे में 3 अंकी हो गई थी, क्या 3 डिजिट पहुँच गई थी। वेनेजुएला में भी ये भैया बढ़ के कितने हो गई थी, 60, 70, 80% तक पहुँच गई थी। ये सभी किसके ऐतिहासिक उदाहरण हैं, किसके ऐतिहासिक उदाहरण है, मुद्रास्फीति के, समझ गए।
अब वह टर्मिनोलॉजी जो समझदार इकोनॉमिस्ट बीच बीच में उनकी जस्ती जो डाल देते हैं उनको समझ लेते हैं। वो जार्गन्स हैं आपकी इन्फ्लेशन के, उनको भी समझ लेते हैं। देखो हमने क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझा, जिसको 0 से 3% के बारे में हमने बोला। इसी तरह से क्रीपिंग की बात होती है वॉकिंग। जैसे तो अभी आप सड़क के चल रहे हो, फिर आपने बोला कि यार थोड़ा तो चल, तो वॉक करने लग गई मुद्रास्फीति, वॉक करने लग गई। तो उसको हम जो इंटरप्रेट करते हैं 3 से 10% की रेंज की परास की मुद्रास्फीति को हम क्या बोलते हैं? वॉकिंग। तीसरी होती है हॉपिंग, जिसको यार अंग्रेजी में याद कर लेना, वॉकिंग, हॉपिंग। हॉपिंग मतलब कूदना, ये कूद के चल रही है, मतलब ऐसा नहीं 2, 3, 4 हो रही है, ये 2 से सीधे किस पे पहुंच रही है? 5 पे। 5 से सीधे किस पे पहुंच रही है? 8 पे। ऐसा नहीं कि आज 1 हुई, कल 2% हुई, कल 3% हुई। इसको क्या बोलते हैं? कूदती मुद्रास्फीति, हॉपिंग। अच्छा, हॉपिंग के बाद आती है छलांगती, और ये तो कूद ही रही थी, अभी 2 की 3 पहुंच रही थी, 3 की 5 पहुंच रही थी। जंप छलांगती में क्या होगी? 2 से सीधे 6 पे जंप लगाया, 6 से सीधे जंप लगाया 10 पे, 10 से सीधे जंप लगाया 15-16 पे। मतलब कि 10 रुपये किलो आलू आज बिक रहे थे, तो कल मंडी में गए तो आपको सीधे 20 रुपये किलो आलू मिलेंगे। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? छलांगती मुद्रास्फीति। एक होती है दोस्तों रनिंग, और ये रनिंग ही जब भैया और तीव्र गति से दौड़ने लग जाती है तो इसको हम बोलते हैं रन अवे। और इसकी रेंज क्या है? 7 से 20% तो रनिंग में आती है, और 20% से अधिक दर से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसको क्या बोलेंगे? रन अवे मुद्रास्फीति। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ पर भी अर्थव्यवस्था फेल्ड हो जाएगी वहाँ पर हमें रनिंग, और रनिंग के बाद रन अवे नामक मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी। इसमें आपको केवल और केवल ये जार्गन्स को सुन लो, समझ लो, बस इतना ही है, इसके ज़्यादा गणित नहीं है। अच्छा, वॉकिंग में अब आप जान लेना कि जहाँ पर भी एक अंक में अल्प मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी, सामान्यतः वो कहाँ देखने को मिलती है? या तो आपको विकसित देशों में, और या आपको अल्प विकसित देशों में देखने को मिलेगी, जिसको हम वॉकिंग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इस वॉकिंग में एक बात ध्यान कर लेना आप, देखो कहीं पर आपके स्टेटमेंट आ जाएगी इस प्रकार की स्थिति किसी देश में देखने को मिलती है, तो किस प्रकार के देशों में आपको ये मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी? अल्प विकसित देशों में एक टेंडेंसी देखने को मिलती है। वहाँ क्या होता है दोस्तों, जिसके पास जो राशि होती है ना, वहाँ कल का कोई पता नहीं होता, स्टेबिलिटी तो होती नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि सपोज़ करो आपके चीनी के भाव कम हो गए, आपके चीनी के भाव कम 10 रुपये किलो थी तो 7-8 रुपये किलो है आज, तो क्या करेगा ये? बोला कल का पता नहीं भैया, एक काम करो जाके तुरंत ही चीनी खरीद लो, ज़रूरत 1 किलो की तो स्टॉक में करने के लिए 4 किलो खरीद के लेके आ जाएगा। अब सभी इसी प्रकार से खरीदारी करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बाज़ार में सप्लाई तो रहेगी कम, और सप्लाई कम रहेगी और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होगी? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति बढ़ती है वो कौन से देशों में होती है? अल्प विकसित देशों में होती है। और क्यों होती है? चूँकि ये करना क्या चाहते हैं कि भैया टुमारो, कल भविष्य में पता नहीं क्या स्थिति होगी, इसलिए आज ही खरीद लो, है ना, कि कल को अगर इसकी कीमत बढ़ गई तो फिर क्या होगा? ऐसी टेंडेंसी हमारे यहाँ भी देखने को मिलती है भारत में। महिलाओं में देखते ना सेल के प्रति आकर्षण, पुरुषों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, दोनों इन प्राणियों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। सेल लग रही है तो भैया कल पता नहीं, जैसे जीवन ही ख़त्म हो रहा है, धरती ख़त्म हो रही है, ये कायनात ही ख़त्म हो रही है, आज ही खरीद लो, एक नहीं 3 शर्ट ले लो, पता नहीं फिर ये जीवन रहे ना रहे, है ना। तो ये प्रवृत्ति तो हमें देशों में भी देखने को मिलती है और मानव के सामान्य स्वभाव में भी देखने को मिलती है। समझ गए क्या बोला मैंने? अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है। ये 3 से 10% का रेंज मैंने इसीलिए बताया कि इसमें क्या होता है वॉकिंग में, कि चलते चलते आज तो 4% है, 3-4 दिन में आपने क्या देखा कि भैया 3-4 दिन में 6% हो गई, 10% हो गई, फिर कम होकर ये भैया 7 पे आई, 6 पे आई, 3 पे आई, मतलब 3 से 10% की रेंज में ये घूमती रहती है। बाय मोर, चूँकि अवॉइड टुमारोज मच हायर प्राइसेस, और ये क्या करती है? ये बाइंग ड्राइव्स करती है, खरीदने के लिए ड्राइव करती है कि भैया खरीद लो। और इससे जब आपकी सप्लाईज, आपूर्ति कीप अप नहीं कर पाती तो आपकी वस्तुओं की दर या वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। हॉपिंग में हमने देख लो भैया, ये मुद्रा, जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, जो हमने देखा था ना 10 रुपये के 5 गोलगप्पे आते थे, अब 10 रुपये तो लेके गए लेकिन गोलगप्पे कितने आए हैं? 3 ही आए हैं, 4 ही आए हैं। तो उस मुद्रा की क्रय करने की शक्ति कम हो गई। क्या हो गई? क्रय करने की शक्ति कम हो गई। इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? और इससे उत्पन्न होने वाली अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति आपकी कूदती मुद्रास्फीति कहलाएगी। ये सामान्यतः कब देखने को मिलता है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी देश में विदेशी निवेश कब आएगा? जब वहाँ पर शांति हो, इकोनॉमी स्टेबल हो
और उसमें ये प्रॉस्पेक्ट हो डेवलप होने की, विकसित होने की उसमें संभावना हो, तब क्या करेगा, बाहर का व्यापारी उस देश में जाके पैसा लगाएगा। आप भी क्या ऐसी जगह जाके व्यापार करना चाहेंगे जहाँ बहुत गुंडागर्दी होती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, ऐसी जगह जाओगे क्या? या लाभ की कोई आपके दूर दूर तक आशा ना हो? हम वहीं पर तो इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, जहाँ पर आपको ये संभावना हो कि ये बड़ा बाज़ार है, अभी इनको इस सेंस नहीं है सामान खरीदने का, लेकिन इनके पास कैपेसिटी है और इनकी ज़रूरतें मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसी बाज़ार में तो भैया आपके विदेशी लोग व्यापार करने दौड़ दौड़ के आएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है इकनॉमी कि फॉरेन इन्वेस्टरों का विश्वास कम होता है और वो इस देश से वापस जाने लग जाते हैं, तो क्या होता है, तो इस प्रकार की भागम भाग की स्थिति में सामानों के दाम बढ़ जाते हैं। क्या? सामानों के दाम बढ़ जाते हैं। और ऐसे दाम बढ़ने को जो मुद्रास्फीति हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, वह कूदती हॉपिंग देखने को मिलता है। 4 से 8, 8 से 12 इस प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलता है। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? कूदती मुद्रास्फीति। और इसमें क्या होता है, कीवर्ड ध्यान रखना कि मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा की क्रय करने की शक्ति कम हो जाती है। स्पष्ट है ये कीवर्ड, इसलिए बता रहा हूँ भैया, किसी देश के बारे में पूछ लिया जाए और फिर आपको दिक्कत नहीं आए कि ये कूदती, छलांगती, हॉपिंग, जंपिंग, कहाँ से किसी का मूड बन गया दे दिया तो दिक्कत नहीं आ जाए। बाकियों में कोई ऐसी विशेष कीवर्ड नहीं थे जो आपने समझ लिए, जंपिंग, रनिंग और रन अवे। रनिंग होएगी फिर उसके बाद रन अवे होगा, ध्यान रखना। तीसरा प्रकार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है? सरकारी नीतियों में देखने को मिलता है ना। सरकारी नीतियों में हमें सामान्यतः देखने को मिलता है। 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है गत्य अवरोध या मार्ग अवरोध मुद्रा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और बोटल नेक इन्फ्लेशन। क्या? स्ट्रक्चर और बोटल नेक शब्दों से तुम्हें ध्यान में आना चाहिए कि देश का जो स्ट्रक्चर गड़बड़ है उससे होने वाला इन्फ्लेशन है ना, अभी देखेंगे। दूसरा, सरकारी नीतियों के अंतर्गत कोर इन्फ्लेशन आती है, इसको भी हम समझेंगे, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और बोटल नेक इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गत्य अवरोध, मतलब गति में अवरोध आ गया, उससे उत्पन्न होने वाले इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे? बोटल नेक या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलेंगे। देखो, किसी भी देश में यदि स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, लॉजिस्टिक बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा, आपके सामानों में रुकावट आगे वितरण में कम आएगी। लेकिन यदि किसी देश में ये आपके स्ट्रक्चर में कहीं स्टॉपेज आ जाए, कहीं बैरिकेड्स आ जाएं, या यूँ कहें कि गति में अवरोध लग जाए, तो जैसे कि सपोज़ करो, इसे सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा? सप्लाई में प्रभाव पड़ेगा। देखो, आपके यहाँ पर दूध आता है, सपोज़ करो, है ना, घर में। अब दूध देने वाला जो दूध, एक ही कोई दूध वाला है, वो आपके यहाँ पे सप्लाई करता है। और कहाँ से आता है? किसी गांव से आता है, वहाँ से सामान लेके वो बस स्टैंड पे आता है, बस स्टैंड से बस में वो कैन लगा के आपके शहर में पहुँचता है, शहर में वहाँ से फिर जीप वाले के पास जाता है, जीप वाले से जो भी आपका एरिया वहाँ जाता है, वहाँ अपनी साइकिल लेता है, साइकिल लगाता है और इस एरिया में दूध का वितरण करके वापस वहाँ साइकिल खड़ी करी और फिर उसी प्रकार से वापस घर भी जाता है ना। देखो, पहले जब हम दिल्ली तैयारी किया करते थे तो दिल्ली में जयपुर आते हैं तो एक पालम स्टेशन आता है, तो पालम स्टेशन पे आप देखना सुबह सुबह उस ट्रेन पे, पूरी ट्रेन पे दूध वालों के कैन अटके रहते हैं। क्या होता है, जो ट्रेन आती है रेवाड़ी से, तो वहाँ से दूध वाले दूध की सप्लाई करने के लिए दिल्ली आते हैं, उसी ट्रेन से आते हैं, घंटे भर में दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो सबों की आपको कैन वहाँ पर लगी हुई मिलेगी, पूरी गाड़ी में वो कैन, जहाँ पर खिड़कियाँ होती है ना बाहर की तरफ ही वो उसमें एंगल में लटका के रख देते हैं। पूरी खिड़की में ऐसे टंकियाँ लगी रहती है, बड़ी शानदार दृश्य होता है। पूरी ट्रेन में आप देख लो 5-7 डब्बों में ऐसे लाइन से कैन लगे हुए होते हैं और जाते हैं तब भी यही स्थिति रहती है, समझ रहे हो। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया कि यदि वो दूध वाला का एक भी बीच में लॉजिस्टिक का माध्यम टूट जाए तो आपके घर पे दूध पहुंच जाएगा क्या? टाइम पे नहीं पहुंचेगा। अच्छा, और 2-3 दिन दूध नहीं आया और अगल बगल कोई दूध की दुकान पे दूध की सप्लाई आ रही है, तो वो क्या करेगा? दूध के दाम बढ़ा देगा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चरल समस्या, मतलब कि काम धंधे में जो अवरोध आया उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली कारणों से क्या होता है, जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या बोटल नेक इन्फ्लेशन। देखो, अब सरकारी नीतियों से क्या प्रभावित होती हैं। अब सपोज करो जो ट्रेन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो ट्रेन सरकार की कोई ऐसी नीति बन जाए कि ट्रेन का रूट चेंज कर दे, या मॉर्निंग में जिस ट्रेन से वो आते थे उसका समय परिवर्तन कर दे, तो क्या होगा?
उनके काम धंधे में अवरोध लग गया और जिसके कारण से सप्लाई प्रभावित हुई और आपूर्ति के प्रभावित होने से आपकी जब आपूर्ति अचानक गिरावट आ जाए तो उससे होने वाले प्रोडक्ट में कीमत की बढ़ोतरी को क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलेंगे। और ये जो मुद्रास्फीति का कारण है, जब घर बैठ के बोलोगे कि यार ये दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तब आप बोलना घर वालों से कि ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन है, जिसको हम गत्य अवरोध इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो सरकारी नीतियों में होने वाले परिवर्तन या प्रशासनिक अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। स्पष्ट है? चलो इसको एक काम करना, स्ट्रक्चरल को संरचनात्मक भी लिख लेना है ना, संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी बोलते हैं इसको। देखिए, गन्ना में शामिल उत्पादों के आधार पर ये कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन में प्यारे दोस्तों ये क्या करते हैं, जैसे हम एक बास्केट बना लेते हैं कि 15-20 कुछ प्रोडक्ट्स तय कर लेते हैं कि बाज़ार में यदि इनकी कीमत बढ़ती है तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, समझ रहे हो। लेकिन क्या होता है, ये जो कोर इन्फ्लेशन वाली मेथडोलॉजी है ये सामान्यतः पश्चिमी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। और पश्चिमी अर्थव्यवस्था में आपके एनर्जी और फूड आर्टिकल्स, मतलब कि खाद्य पदार्थ और एनर्जी, ऊर्जा को छोड़कर सभी प्रोडक्टों की एक बास्केट बना रखी है। उन प्रोडक्टों में यदि कीमत में बढ़ोतरी होती है तो उसी प्रोडक्ट की कीमत में अनुपात के आधार पर ये बता देते हैं कि भैया 1% मुद्रास्फीति बढ़ी है। मतलब 100 रुपये की कोई चॉकलेट मिलती थी, अगर 110 की मिल रही है तो बोल देंगे भैया 10% मुद्रास्फीति बढ़ गई। ऐसे पूरे एक बास्केट बना रखी है उत्पादों की। अच्छा, भारत के लिए क्या स्थिति है, भारत में कोर इन्फ्लेशन मतलब आपने कोई प्रोडक्ट तय कर लिया, उनकी मुद्रास्फीति बढ़ रही है, कम हो रही है। देखो भारत में क्या दिक्कत है, भारत में एक बार ये देख लो कि पहली और अंतिम ये जो कोर इन्फ्लेशन थी ये 2001 और 2002 में बात करी गई थी, 2001 और 2002 में, पहली बार भी और अंतिम बार भी। एक्चुअली भारत के साथ कोर इन्फ्लेशन में क्या समस्या है, देखो अभी हमारे भारत में अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा और आहार, ये भैया दो चीज़ें तो ऐसी हैं, इनमें आज भी हम मांग और आपूर्ति में लड़ रहे हैं। क्या सभी को पूर्ण ऊर्जा और आहार उपलब्ध है क्या? तो हमारे जैसे देश में तो आप ऊर्जा और आहार के माध्यम से या इनको अलग रख के आप मुद्रास्फीति की गणना ही नहीं कर सकते। अभी तो भैया हम ऊर्जा और आहार को सब तक नहीं पहुंचा पाए। पश्चिम देशों में क्या है भैया, एक्सेस में तो आहार उपलब्ध है सबको, एक्सेस में सबको ऊर्जा उपलब्ध है, तो उन्होंने तो उसको तो अलग कर दिया। फिर बाकी के आइटम्स के आधार पर अभी देखते हैं मुद्रास्फीति क्या रही। लेकिन मेरे प्यारे भारत देश में अभी सबसे बड़ी समस्या तो भैया ऊर्जा को जनरेट करना, ऊर्जा सुरक्षा लागू करना, और साथ ही साथ आहार, सब तक पौष्टिक आहार का भी जो सप्लाई है उसको पूरी कर दो, इसी पे लड़ाई चल रही है। उसके बाद ही तो हम जाके कोर इन्फ्लेशन की नीतियों को लागू कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य, कोर इन्फ्लेशन को हम कह पाएंगे कि भैया ये प्रोडक्ट हैं जिनके आधार पर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, घट रही है ना। हम क्या बोलते हैं पहले कि ऊर्जा और आहार ये सबको तो मिल जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि भैया अन्य प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है, घट रही है। हमारे मूल चीज़ें ही पूरी नहीं होती। हमारी बास्केट में आधे ज़्यादा तो फूड आइटम है, तेल, घी, दालें, क्यों? क्योंकि इन्हीं की अभी डिमांड और सप्लाई पूरी नहीं कर पाते हम। और इसीलिए भैया पहली बार 2001 और 2002 में इसकी चर्चा की गई थी और उसके बाद से कभी भी भारत में इसकी चर्चा नहीं हो गई। समझ गए, सरकारी नीतियों के अनुसार। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं बड़े सिंपल सी बात है, कोर इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज से होता है। चौथा, चरणों के आधार पर कि अभी आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है। अभी आपकी अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग फेज़ में है, ग्रोथ फेज़ में है, या डाउनग्रेड फेज़ में, किस चरण में आपकी अर्थव्यवस्था? जैसे हमारी अर्थव्यवस्था भी ग्रोथ फेज़ में है। क्या ग्रोथ फेज़ में है? हमारी अर्थव्यवस्था भी डेवलप्ड हो रही है ना। इसके अंतर्गत दो टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं मुद्रास्फीति की। एक प्रकार होता है स्टैगफ्लेशन, एक होता है रीफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कब होता है? देखो, जैसे भारत में कभी अर्थव्यवस्था का स्थगन हो जाए, मतलब स्टैगनेंट हो जाए, मतलब कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पा रही हो, हमारी अर्थव्यवस्था वृद्धि नहीं कर पा रही हो, ऐसे समय में यदि सरकार में आप बैठे और आपने क्या करो, अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए आप क्या करो, आपने बोला कि देखो एक पैकेज देते हैं हम बाज़ार के लिए 30,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का, या हम एक काम करते हैं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को गति बढ़े, उसके लिए आपने कोई 1 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। अब ये जो स्थिति है, इससे उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को आप क्या बोलोगे?
स्टैगफ्लेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? स्टैगफ्लेशन बोलोगे। ध्यान रखना, अंग्रेजी में ध्यान रख लेना, इसको स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। अर्थव्यवस्था के स्थगन जैसी प्रवृत्ति यदि आपको देखनी पड़ती है तो सरकार द्वारा जो नीति में परिवर्तन करने से जो तात्कालिक मुद्रास्फीति होती है, ये कैसी मुद्रास्फीति होती है? उस पर्टिकुलर पीरियड में जब अर्थव्यवस्था डाउनफॉल जारी है, उसके लिए सरकार ने जो बाजार में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, उस इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से जो तात्कालिक रूप में मुद्रास्फीति आती है उसको क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। क्लियर है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थगनजन्य मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्थगनजन्य मुद्रास्फीति। देखो, जो मैंने आपको ऊपर बोटलनेक और कोर इन्फ्लेशन बताई थी, ये भी सरकारी नीतियों के द्वारा होती है, और स्टैगफ्लेशन और रीफ्लेशन भी सामान्यतः सरकारी नीतियों के अंतर्गत ही मानी जाती है। लेकिन क्या है, स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था का कैसा चरण है कि अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो गई है। कब हो गई है? स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब रुक गई है, न वृद्धि नहीं कर पा रही है। उस स्थिति में जब हम सरकार जब क्या करेगी? अपनी नीति में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो उससे आने वाली मुद्रास्फीति को क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन या स्थगनजन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थगनजन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे। दूसरी मुद्रास्फीति देख लो, जिसको हम बोलते हैं रीफ्लेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिसार। आप लेकिन रीफ्लेशन के नाम से इसको ध्यान रखना। कौन सी जन्य है ये? प्रतिसार जन्य। ऐसी अर्थव्यवस्था जब रिसेशन आ जाए और सरकार द्वारा उभारने के लिए आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो तात्कालिक मुद्रास्फीति आएगी, वह कब होगी? उससे होने वाली मुद्रास्फीति को रीफ्लेशन बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टैगफ्लेशन और रीफ्लेशन में केवल इतना सा अंतर है कि जो स्टैगफ्लेशन है ना, उसमें मंदी नहीं है, उसमें रिसेशन नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से स्थगन आ गया है, मतलब रुक सी गई है। मंदी नहीं है, सामान बिक रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सामान में और ग्रोथ आए, वो नहीं आ रही। मंदी में क्या है, जहाँ पहले 10 कारें बिकती थी, वहाँ 2 ही बिक रही हैं, 3 ही बिक रही हैं। और जब हम बात करते हैं मंदी की, तो मंदी 1-2 दिन की तो नहीं होती, एक लंबे पीरियड में आप देखते हैं कि हमें ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि पिछले माह या पिछले 2-3 माह पूर्व जहाँ 10-10 गाड़ियाँ डेली बिकती थी, आज मात्र 1 या 2 ही गाड़ियाँ बिक रही है। समझ गए? उस स्थिति में जब सरकार इस अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए नीतियाँ अपनाएगी, वह क्या कहलाएगी आपकी? उससे उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहलाएंगे हम? प्रतिसार जन्य या रीफ्लेशन कहलाएंगे। ध्यान रखो, सरकार जब आपकी अर्थव्यवस्था मंदी में है तो उनकी नीतियाँ अलग होगी, और जब आपकी अर्थव्यवस्था में स्थगन आ गया, कहीं थोड़ी सी रुकी हुई है, डाउन नहीं हो रही, सपोज करो 4% पे ही आपकी बनी हुई है मुद्रास्फीति, या 4% ही आपकी ग्रोथ रेट बनी हुई है अर्थव्यवस्था की, बढ़ नहीं रही। रिसेशन में तो क्या होगा? 4% से 1% के आसपास पहुंच गई है। तो 4% में हमें क्या करना पड़ेगा? फैसिलिटेट करने के लिए सरकार नीतियाँ बनाएगी। एकदम से और सड़क बना दी, या उनको लॉजिस्टिक की सप्लाई बढ़ा दी, या लोगों का सोच है, नैरेटिव है, वो चेंज कर दिया, प्रिजम्पशन चेंज कर दिया, लोगों का सोचने की क्षमता, खरीदारी की चेंज कर दी कि नहीं खरीदना है। बड़ा सबको ग्लूमी से दिखा दिया कि चारों तरफ बड़ा अच्छा है, टीवी लो, फ्रिज खरीदो, अब आपका रोजगार आ रहा है, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ेगी, ज़मीनों के भाव बढ़ेंगे। ऐसे टाइम में लोग क्या खूब खरीदारी करने लग जाता है। ये सब उपाय कब आप काम में ले सकते हो? जब स्थगनजन्य आपकी अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है। लेकिन रीफ्लेशन में ये नहीं दे सकते। रीफ्लेशन मतलब रीफ्लेशन, मतलब रिसेशन। ध्यान रखना, स्टेटमेंट में यदि प्रश्न आ जाए तो इन पर विशेष ध्यान रखना कि स्टैगफ्लेशन से रिलेशन पूछ रहा है या रीफ्लेशन से पूछ रहा है। रीफ्लेशन में आप याद कर लेना, से रीफ्लेशन और से रिसेशन। जब मंदी रिसेशन की बात होगी तो सरकारी नीतियों द्वारा जो उपाय अपनाए गए हैं उससे होने वाली तात्कालिक मुद्रास्फीति को हम क्या बोलेंगे? रीफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन को बोलेंगे अर्थव्यवस्था स्थगन में आ चुकी है और उस समय सरकार द्वारा जो नीतियों में परिवर्तन किया जाता है और उससे होने वाली तात्कालिक मुद्रास्फीति को हम स्टैगफ्लेशन या स्थगनजन्य बोलेंगे। स्पष्ट है? अच्छा देखो, मैंने कल आपसे जो चर्चा करी थी उसका कुछ छोटा सा ब्रीफ सिनॉप्सिस और देख लेना आप। ये स्फीति के 3 प्रमुख कारण हैं, जैसे मांग में वृद्धि करने वाले कारण, पूर्ति में कमी करने वाले कारण, लागत में वृद्धि करने वाले कारण। ये कारण है ना। इनको एक बार आप पढ़ना और इनको आप एनालिसिस करना। कैसे करना? देखो, ये मैं भी बता सकता था, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। अच्छा, मांग में वृद्धि से मुद्रा की पूर्ति क्यों बढ़ गई? अच्छा, काला धन से मांग में वृद्धि क्यों बढ़ गई? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से मांग में वृद्धि क्यों बढ़ गई? ऋणों का अगर पुनर्भुगतान कर दिया तो मांग में वृद्धि क्यों बढ़ गई? अगर जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि कैसे हो रही है? समझ रहे हो ना। और इसके कारण अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपकी क्या बढ़ रही है? इन्फ्लेशन, स्फीति बढ़ रही है। आपको क्या करना है? बैठ के सोचना है कि ये कारण क्यों है, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि भैया एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना, वो सीधे आपसे यही पूछते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सा कारण है जो स्फीति का नहीं है।
आपसे पूछ लेंगे जीवन निर्वाह में लागत, साधनों में लागत, साधनों की मांग में वृद्धि या एकाधिकार लाभ में कमी, ऐसे करके पूछ लेंगे बताओ इनमें से कौन सा निम्न में से एक कारण बताओ जो स्फीति के लिए उत्तरदायी नहीं है, या इनमें से कौन कौन से कारण स्फीति के उत्तरदायी हैं। यदि आपने इन कारणों को एक बार समझ लिया ना कि यह क्यों आपकी इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पर एक्सरसाइज करना आपके लिए एक्सरसाइज है, आराम से बैठ के सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, ये भी आपको सोचना है। राजकोषीय उपाय और सरकारी उपाय से कैसे कम हो रही है, कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, मौद्रिक उपाय से कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें आपको समझा दी हैं। और मुद्रास्फीति के प्रभाव इम्पोर्टेंट, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये उपभोक्ता पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ऋणी पे कैसे पड़ रहा है, जो जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई है इन पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ये आपका काम है, समझ गए। फिर हम इस पर एक बार डिस्कस कर लेंगे, बड़ा प्यारा डिस्कशन होगा, आपकी भी आंखें खुलेंगी कि अच्छा ऋणदाता को लाभ हो रहा है लेकिन ऋणी को नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको एक बार छोटा सा होमवर्क करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। इन तीनों स्लाइड्स को देखना, बैठना, एक एक समझना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अब ये नहीं होते कि मुद्रास्फीति की परिभाषा कौन सी है कौन सी नहीं है। अब आपसे यही पूछेंगे कारण कौन से, प्रभाव कौन से, ऐसे ही पूछेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कर लेना। ऐप पर मैं ये इसकी PDF डाल दूंगा, उसको पढ़ लेना। कल जब हम मिलेंगे, कल तो नहीं मंडे को मिलेंगे, संडे को रिवाइज़ कर लेना जितनी भी 2 दिन की क्लास है, और पुराना भी रिवाइज़ करते रहना। और इन तीनों स्लाइड्स को मैं आपके साथ फिर डिस्कस कर लूँगा। कोई भी समस्या हो तो किस पर बात करनी है आपको, 8619059759 पर मुझे मैसेज छोड़ देना, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। और ये मैं ऐप पर डाल दूंगा, अभ्युदय ऐप पर। जिसको कोई भी समस्या हो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर लेना। चलिए ठीक है, कर लेना इसको एक बार रिवाइज़। इसी नोट पर सेशन आज का समाप्त करते हैं। आपसे पुनः मिलना जुलना स्टार्ट हो गया है तो मेरे को भी बड़ा संतोष मिलता है। और बालक को आशीर्वाद देना, हाँ कितना ज़बरदस्त काम किया है 5.5-6 साल के बालक ने। और आप भी ऐसे छोटे छोटे चीनी आइटम जो काम, जिनसे आपका काम नहीं रुक रहा ना, उनको तो लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ, क्या ज़रूरत है ऐसे आइटम लेने की। हाँ देखो, मोबाइल वगैरह हैं, खरीद रखे हैं, तो उसको 1.5 साल में जब आपका ख़राब हो जाए तो क्या करना, उसकी जगह आप फिर दूसरा ब्रांड का ले लेना, चाइनीज़ ब्रांड मत लेना। देखो, जहाँ तक काम नहीं रुके ना वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ काम रुक रहा है तो ऐसी भी हमने कोई कसम नहीं खा रखी, ग्लोबलाइजेशन में बैठे हैं, ले लेंगे, है ना। लेकिन टूथब्रश, टूथपेस्ट, अगर ऐसे सामान भी तुम लेके आते हो तो फिर हम पे धिक्कार है। कहाँ कमी है, हमारी शिक्षा में जो संस्कार का रोपण है वहाँ पर कमी है। एथिक्स पढ़ेंगे तो उनमें इस विषय को देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।